नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह न्यूक्लियर अटैक सबमरीन पर कर रहा है फोकस। भारत कनाडा डिप्लोमेटिक फॉलआउट के कारण स्ट्राइकर व्हीकल निगोशिएशंस को रोकने का आह्वान। एफजीएफए प्रोग्राम से हटने से इंडियन एयरफोर्स को हो रहा है नुकसान। स्लो प्रोडक्शन के कारण धनुष आर्टिलरी गन के प्रोडक्शन में होगी देरी। और विदेश मंत्री जयशंकर एससीओ मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे पाकिस्तान। हेडलाइन नंबर 1। भारत की नेवल स्ट्रैटेजी में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है। अब भारत तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बजाय न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स के डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह कदम इंडियन ओशियन रीजन में चीन की बढ़ती प्रेजेंस के जवाब में उठाया गया है। पिछले साल से हर महीने ऑन एवरेज 10 चीनी बैटलशिप्स इस रीजन में तैनात किए जा रहे हैं। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर और सर्वेलेंस शिप्स शामिल हैं। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने 2 नई न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी है। यह डिसीजन इस बात को दर्शाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर चीन की एडवांस्ड लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के लिए असुरक्षित हो रहे हैं। भारत अपनी सबमरीन फ्लीट को और मजबूत कर रहा है। रूस से एक और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लीज पर लेने की योजना है। साथ ही भारत का इंडिजिनस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन प्रोग्राम भी प्रगति कर रहा है। न्यूक्लियर सबमरीन्स भारत के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती हैं। ये लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं और दुश्मन के लिए उनका पता लगाना मुश्किल होता है। इससे भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगी। यह बदलाव भारत की सिक्योरिटी कंसर्न्स में परिवर्तन को भी दर्शाता है। जहां पाकिस्तान एक रीजनल राइवल है, वहीं चीन की बढ़ती आक्रामकता ने उसे भारत का मेन ओपोनेंट बना दिया है। इंडियन ओशन रीजन से होकर ईस्ट और नॉर्थ एशिया के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स गुजरते हैं। इन सी रूट्स की सिक्योरिटी भारत के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है। न्यूक्लियर सबमरीन्स पर ध्यान केंद्रित करना इस रीजन में चाइनीज एग्रेशन को रोकने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। हेडलाइन नंबर 2। भारत और कनाडा के बीच स्ट्रेटेजिक रिलेशन इस समय अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। इस गिरावट का मेन रीजन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की स्ट्रेटेजिक शॉर्ट साइटेडनेस और एंटी इंडिया बयानबाजी है। इस टेंशन के कारण इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स के एक्विजिशन पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर रहे हैं। ये व्हीकल कनाडा के LAV-3 से डेवलप किए गए हैं और जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स कनाडा द्वारा मैन्युफैक्चर्ड हैं। हालांकि इन व्हीकल्स का भारत में लोकल कंस्ट्रक्शन प्रपोज्ड था। कुछ कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स अभी भी कनाडा से आ सकते हैं। यह पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट कनाडा को मिलेगा, जो करंट डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट में चिंता का विषय है। डिफेंस एक्सपर्ट रानेश राजन ने कहा है कि हम उन देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकते जो खालिस्तानी टेररिस्ट्स को शेल्टर देते हैं। यह बयान भारत में बढ़ती भावना को दर्शाता है कि कनाडा की पॉलिसीज बायलैटरल रिलेशंस को कमजोर कर रही हैं। इस सिचुएशन में इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स इंडिजिनस ऑप्शंस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। विशेष रूप से व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म या वेप को एक मेन ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। DRDO और टाटा मोटर्स द्वारा डेवलप्ड यह व्हीकल स्ट्राइकर के सिमिलर कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है, लेकिन बिना किसी फॉरेन डिपेंडेंसी के। वेप ने हाल ही में मोरक्को से एक कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया है, जो इसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस को दर्शाता है। यह 8 पहियों वाला एम्फिबियस आर्मर्ड व्हीकल वेरियस कॉम्बैट सिनेरियोज के लिए उपयुक्त है। भारत कनाडा रिलेशंस में यह तनाव कई कारणों से उत्पन्न हुआ है। इनमें ट्रूडो द्वारा इंडियन इमिग्रेंट्स से जुड़े मुद्दों को संभालने का तरीका और कनाडा सरकार द्वारा खालिस्तानी ग्रुप्स का सपोर्ट करना शामिल है। आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट पर। भारत के रूस के साथ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से बाहर निकलने का फैसला एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। यह डिसीजन इंडियन एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन प्लान्स और कैपेबिलिटीज पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। FGFA प्रोग्राम एक जॉइंट वेंचर था, जिसका ऑब्जेक्टिव इंडियन एयरफोर्स के लिए लगभग 144 स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेल्थ जेट्स का को डेवलपमेंट और प्रोडक्शन करना था। यह प्रोग्राम रूस के सुखोई 57 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड था और इसे भारत की लॉन्ग टर्म कॉम्बैट रिक्वायरमेंट्स के समाधान के रूप में देखा गया था। इन एयरक्राफ्ट से इंडियन एयरफोर्स की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होती, जिससे भारत के एयर कॉम्बैट फ्लीट में
स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड एवियोनिक्स, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी और इंक्रीज्ड सर्वाइवेबिलिटी आती। हालांकि प्रोजेक्ट डेडलाइन, टेक्निकल शॉर्टकमिंग्स और राइजिंग कॉस्ट्स को लेकर चिंताओं के कारण भारत सरकार ने 2018 में इस प्रोग्राम से बाहर निकलने का फैसला किया। भारत ने सवाल उठाया कि क्या सुखोई 55-7 एक वास्तविक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट था और की टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करने के लिए रूस की अपर्याप्त इच्छा के बारे में चिंता जताई। इस डिसीजन के सबसे इमीडिएट रिजल्ट्स में से एक इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पर इसका प्रभाव है। मिज 21 और मिज 27 जैसे पुराने एयरक्राफ्ट के तेजी से रिटायर होने के कारण भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट्स के स्क्वाड्रन पर भारी दबाव है। आज की स्थिति में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट्स की संख्या 30 से 31 स्क्वाड्रन के आसपास है, जो एक्सेप्टेड नंबर 42 से बहुत कम है। FGFA प्रोग्राम से बाहर निकलने के ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस भी हैं। रीजन में भारत का मेन ओपोनेंट चीन पहले ही अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को शामिल कर चुका है, जो उसे एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज के मामले में इंपॉर्टेंट टेक्निकल बढ़त प्रदान करता है। इसके विपरीत इंडियन एयरफोर्स के करंट कॉम्बैट फ्लीट में मुख्य रूप से 4th and 4.5 जनरेशंस के एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिनमें 5th जनरेशन का कोई एक्चुअल प्लेटफॉर्म नहीं है। प्रेजेंट में भारत मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और इंडिजिनस एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स पर निर्भर है। हालांकि इन प्रोग्राम्स में देरी हो रही है, जिससे इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्लान्स में और अधिक चुनौतियां पैदा हो रही हैं। भारत को अपनी वायु सेना को मजबूत करने और रीजनल बैलेंस बनाए रखने के लिए तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन प्लान्स को एक बड़ा झटका लगा है। इंडिजिनसली डेवलप्ड धनुष कैनन्स के प्रोडक्शन में गंभीर देरी हो रही है, जो सेना की आर्टिलरी कैपेबिलिटीज को प्रभावित कर रही है। इंडियन आर्मी ने मार्च 2026 तक 114 धनुष कैनन्स को शामिल करने का एम्बिशियस प्लान बनाया था, लेकिन जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री में धनुष कैनन्स का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी एडवांस्ड वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड को डिलीवरी के टारगेट्स को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल 2019 में 6 कैनन्स का पहला बैच डिलीवर किया गया था, लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण प्रोडक्शन पूरी तरह से रुक गया है। 2024 तक धनुष सिस्टम से लैस केवल एक रेजिमेंट चालू है, जिसे चीन के साथ नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर तैनात किया गया है। सेना के सूत्रों को उम्मीद है कि शेष रेजिमेंट 2026 तक डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, लेकिन इस टाइम लिमिट को पूरा करने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। धनुष एक 155 mm 45 कैलिबर टोड आर्टिलरी गन है। इसकी रेंज 36 किलोमीटर है, जिसे स्पेशल एम्यूनिशन के साथ 38 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। यह बोफोर्स FH-77 गन का इंप्रूव्ड वर्जन है। धनुष का 80% हिस्सा इंडिजिनस कंटेंट से बना है। धनुष गन की डिलीवरी में देरी ऐसे समय में हो रही है जब इंडियन आर्मी अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटीज को तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रही है। धनुष के अलावा सेना अन्य 155 mm गन सिस्टम भी खरीद रही है। इनमें एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, माउंटेड गन सिस्टम और टोड गन सिस्टम शामिल है। सेना ने पहले ही 100 के 9 वज्र टी गन को चालू कर दिया है। हेडलाइन नंबर 5। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर आज पाकिस्तान पहुंच गए। यह विजिट SCO कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। जयशंकर का यह विजिट लगभग 9 वर्षों में भारत के किसी विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान विजिट है। वे इस्लामाबाद पहुंचने के तुरंत बाद एक रिसेप्शन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि दोनों देशों ने किसी बायलैटरल टॉक्स की संभावना से इनकार किया है। SCO की यह मीटिंग 15 और 16 अक्टूबर को होगी। जयशंकर 24 घंटे से भी कम समय के लिए पाकिस्तान में रहेंगे। इससे पहले दिसंबर 2015 में तत्कालीन फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का विजिट किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कई इश्यूज पर तनावपूर्ण रहे हैं। कश्मीर इश्यू और सीमा पार आतंकवाद प्रमुख चिंताएं हैं। 2019 में पुलवामा हमले के बाद रिलेशंस और भी बिगड़ गए। भारत द्वारा जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को समाप्त करने के बाद स्थिति और जटिल हो गई। भारत का कहना है कि वह पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशंस चाहता है, लेकिन इसके लिए टेररिज्म और हॉस्टिलिटी से मुक्त माहौल जरूरी है। जयशंकर की यह विजिट दोनों देशों के बीच डायलॉग की एक नई शुरुआत हो सकती है। हालांकि यह देखना होगा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रिलेशंस में कोई पॉजिटिव चेंज आता है या नहीं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।